नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर पुनः आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेखा शास्त्र से संबंधित जो चैप्टर है लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो, उसी को हम लेकर आए हैं। और उसी के तहत हम उसमें मैंने 4 प्रकार बताए थे आपको: तरलता अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और लाभप्रदता अनुपात। इन्हीं में पहला जो है वो तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो, इसी को हम आज पढ़ेंगे, उसी को जानेंगे ये क्या है और इसमें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को अकाउंटेंसी संबंधित जो जानकारी नहीं है वो जानकारी हो सके और एग्ज़ाम से संबंधित समस्याओं को अपनी दूर कर सके। ठीक है, और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लाने के प्रयत्न जो करता है बच्चा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सके। ठीक है, तो आज के लिए लिक्विडिटी रेशियो को जानेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो यानी कि तरलता अनुपात। तरलता अनुपात, देखिए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं पहले। तरलता अनुपात का अर्थ किसी व्यवसाय की चालू दायित्व अर्थात या यूं कह ले अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तरलता अनुपात क्या है? तरलता अनुपात किसी व्यवसाय की चालू दायित्व अर्थात अल्पकालीन ऋण जो कम समय के लिए, जो 1 साल के अंदर जिसका भुगतान किया जाना होता है, उस भुगतान की शोधन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी कि तरलता अनुपात क्या हो गया? 1 वर्ष के अंदर चालू दायित्व या अल्पकालीन ऋण को जो भुगतान किया जाना, उसके भुगतान करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, उसको मापन करता है, उसकी गणना करता है, वो है तरलता अनुपात। अब तरलता अनुपात में इसके प्रकार क्या है? देखिए इसके 2 प्रकार हैं। एक चालू अनुपात और दूसरा है तरल अनुपात। तरल या यूं कह ले शीघ्र, इसके कई प्रकार से हो सकते हैं, शीघ्र या अम्लपरक अनुपात। तरल, शीघ्र, अम्लपरक अनुपात यानी लिक्विड क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। ये हो गया आपका लिक्विड क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ज़्यादातर पेपर में एसिड टेस्ट रेशियो लिखा हुआ आता है कि एसिड टेस्ट रेशियो के बारे में बताइए, उसके सवाल दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि इस प्रश्न से एसिड टेस्ट रेशियो अम्लपरक अनुपात निकालिए। याद रखेंगे, अम्लपरक अनुपात, शीघ्र अनुपात या तरल अनुपात, तीनों नाम एक ही हैं और उसका सूत्र एक ही है। ठीक है, अब आता है चालू अनुपात। चालू अनुपात का मतलब हो गया कि जैसे इसको, चालू अनुपात क्या है, एक चीज़ को समझ लेते हैं पहले। चालू अनुपात या एक प्रकार से इसको कह लें कि कार्यशील पूंजी अनुपात भी होता है, जिसमें चालू संपत्तियों को
चालू दायित्वों से भाग देकर वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी कि कार्यशील पूंजी, जैसे कार्यशील पूंजी में क्या होता है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दिया तो मेरा जो बचेगा वो कार्यशील पूंजी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि कार्यशील पूंजी है एक अनुपात भी कहते हैं इसे, जिसमें चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग देकर इसकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी सूत्र के रूप में अगर इसकी बात करें, सूत्र है चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व, यानी कि इसका करंट एसेट्स बट्टे करंट लायबिलिटीज, ये हो गया इसका सूत्र करंट एसेट बट्टे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से हम करंट एसेट को जो डिवाइड करके जो अनुपात आएगा वही होता है चालू अनुपात। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि चालू अनुपात का जो रेशियो का जो आदर्श मानक है, आदर्श अनुपात, इसमें जो आदर्श अनुपात कितना माना गया है, 2:1। यानी कि चालू संपत्ति यानी कि इसका जो अनुपात होगा 2/1 आना चाहिए। यानी कि चालू दायित्व के मुकाबले पर चालू संपत्ति दुगना या दुगने से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फर्म की स्थिति अच्छी कंडीशन में मानी जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा है तो यानी चालू संपत्ति से जब चालू दायित्व को भुगतान करने के बाद उतना ही राशि और बच जाए, तब हम क्या करते हैं, उसको कार्यशील पूंजी, वही कार्यशील पूंजी होती है जिसका प्रयोग फर्म में हम किसी और काम में ला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात माना गया है 2:1 होना ही चाहिए। अगर 2:1 से मतलब हो गया चालू संपत्ति चालू दायित्व के दुगने से कम है तो फर्म की कंडीशन या उसकी देयता की पूर्ति की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए दुगना होना चाहिए 2:1 अनुपात में, या 2:1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट है चालू अनुपात। चालू अनुपात क्या है, इसे कार्यशील पूंजी अनुपात भी माना जाता है, जिसमें चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग देकर वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। और चालू रेशियो का जो सूत्र है, चालू संपत्तियाँ बट्टे चालू दायित्व यानी करंट एसेट बट्टे करंट लायबिलिटी, और चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात है उसे 2:1 माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता भी है कि चालू अनुपात का आदर्श मानक कितना माना गया है, 2:1 माना गया है। 1 नंबर वाले में इससे रिलेटेड सवाल पूछता भी है। ठीक है, ये तो हो गया चालू अनुपात। अब आते हैं लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात क्या है। देखिए इसका भी मैं लिखता हूँ तरल अनुपात, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं या थोड़ा सा। अब करते हैं चालू अनुपात के बाद तरल अनुपात, तरल या शीघ्र या अम्लपरक अनुपात, अम्लपरक अनुपात यानी कि लिक्विडली रेशियो, क्विकली रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ये देखिए एक ही अर्थ होगा कि इसका नाम अलग अलग है, लेकिन पेपर में ज़्यादातर अम्लपरक अनुपात के बारे में पूछता है कि अम्लपरक अनुपात निकालिए। तो ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। अम्लपरक अनुपात, शीघ्र अनुपात और तरल अनुपात तीनों का मीनिंग एक ही है और इसका सूत्र भी एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है बच्चों, तो इसका जो इसका अर्थ क्या होगा इसको समझ लेते हैं। तरल अनुपात अल्पकालीन ऋण
क्षमता को निर्धारित करता है। यानी कि एक तरीके से यह माना जाए कि चालू संपत्तियों को, या ये इस तरीके से कहा जाए कि चालू संपत्तियों को रोकड़ में परिवर्तन करता है। तो इसमें भी क्या हो गया, अब करता है तो इसमें क्या है कि तरल अनुपात को तरल संपत्ति को चालू दायित्व से भाग देकर ज्ञात करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसका आदर्श अनुपात इसका 1:1 माना गया है। क्या हुआ कि एक तरीके से चालू संपत्तियों को रोकड़ के रूप में जो परिवर्तन किया जाए, एक तरीके से इसमें यह भी कहा जाएगा इसके माध्यम से एक माह के अंदर दायित्वों के भुगतान आकलन करते हैं, भुगतान की यानी कि एक महीने के अंदर जिस संपत्ति का भुगतान किया जाए, यानी रोकड़ में परिवर्तन तो रोकड़ में होगा, तो जितनी जल्दी परिवर्तित हो जाए उसको हम उतनी जल्दी भुगतान कर देंगे। तो एक माह के अंदर जब भुगतान की आकलन की किस तरीके से किया जाए, दायित्वों का भुगतान करने की जो क्षमता मापी जाए उसी कहते हैं तरल अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। और इसका जो आदर्श अनुपात जो माना गया है, आदर्श अनुपात को 1:1 माना गया है। और इसका सूत्र जो है, अगर सूत्र की बात करते हैं, तरल संपत्ति लिक्विड रेशियो का जो सूत्र है, लिक्विडिटी रेशियो का, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, यानी कि लिक्विड एसिड बटे करंट लायबिलिटी से लिक्विड एसिड को हम भाग देकर जो अनुपात निकलता है उसे कहते हैं लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो का जो मानक है, आदर्श मानक है, 1:1 अनुपात होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि उतना पैसा फिर हमारे और काम में भी आ जाएगा। तो रोकड़ को देने के लिए जितना दायित्व का भुगतान है उतना फर्म के पास रोकड़ होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो कोई और अच्छी बात है। ठीक है, अगर कम होगा, अगर पैसे की व्यवस्था कम हुई, देना 1 लाख रुपए, व्यवस्था हो रही है 80,000 नगद की, तो 20,000 की व्यवस्था फर्म अपने स्तर से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा और उसका भुगतान किया जाएगा, जिस 1 महीने के अंदर भुगतान करना। चालू रेशियो जो 1 वर्ष के अंदर जिसका भुगतान किया जा सके, 1 वर्ष के अंदर भुगतान करने की क्षमता का आकलन करता है। और ये तरल अनुपात 1 महीने के अंदर भुगतान करने की क्षमता का आकलन करता है। तो ये क्या है, अल्पकालीन ऋणों की शोधन क्षमता का आकलन करना। क्लियर हो गया? तो ये हो गया चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात, अम्लपरक अनुपात। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चालू अनुपात, शीघ्र परक अनुपात, रेशियो भी आपको समझा दिया मैंने। अब इससे रिलेटेड अब इसमें जो मुख्य अंतर है, इसका अंतर भी जान लेते हैं, अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर के लिए फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब जान लेते हैं लेखांकन अनुपात में तरलता और चालू अनुपात का अंतर क्या है, इसी को समझ लेते हैं। बाकी चीज़ तो हमने समझ लिया, अब अंतर भी देख लेते हैं, इनका अंतर क्या है। देखिए अंतर, चालू अनुपात और तरलता अनुपात में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में अंतर क्या है, ये भी समझ लेते हैं। करंट एसिड नहीं है यहाँ पर, करंट रेशियो है। ठीक है,
तो इसका हो गया CR करंट रेशियो, LR लिक्विड रेशियो, लिक्विडली रेशियो। अंतर देखिए, अर्थ और संबंध, अर्थ या संबंध, ये चालू अनुपात संस्था की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है, यानी कि ये चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के संबंध को प्रकट करने वाला करंट रेशियो है। लेकिन तरलता अनुपात संपत्ति की जो तरल संपत्ति है संपत्तियों में, तो उन तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है, यानी कि टोटल चालू संपत्ति नहीं, चालू संपत्तियों में सिर्फ तरल संपत्ति को और चालू दायित्व के बीच संबंध प्रकट करता है। और इसका गणना सूत्र है जी, चालू अनुपात का जो सूत्र है करंट रेशियो को है करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्तियां बटे करंट चालू दायित्व, यानी करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। और इसमें तरलता अनुपात में है तरल संपत्तियां यानी लिक्विड एसेट बटे चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हो गया लिक्विड एसेट बटे करंट लायबिलिटी, और यहाँ हो गया करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट बटे करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब आदर्श अनुपात, देखिए अनुपात मैंने जैसे कहा कि चालू अनुपात को जो आदर्श अनुपात माना गया है वो 2:1 को आदर्श अनुपात कहा जाता है, क्योंकि 2:1 जितनी संपत्ति है उसके मुकाबले पर जितना दायित्व का भुगतान होना है उतना भुगतान करने के बाद भी उतनी ही संपत्ति चालू संपत्ति या उससे ज़्यादा चालू संपत्ति फर्म के पास होनी चाहिए। यानी भुगतान करने के बाद उनको तरलता के लिए पैसे की जो व्यवस्था करनी उतनी और आवश्यकता पड़ सकती है, जितनी भुगतान किया है उसके बाद उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसा बचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति भुगतान राशि से जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी चालू संपत्ति उतनी फर्म की कंडीशन को ठीक माना जाएगा, अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। और जबकि तरलता अनुपात को 1:1 तरलता अनुपात यानी कि जितना पैसा देना है देनदार और लेनदारों को दायित्वों का भुगतान जितना भुगतान करना है उतना पैसा तुरंत या 1 महीने के अंदर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है, ये व्यवस्था करता है ये। तो 1 महीना या तुरंत अगर भुगतान करना पड़े तो उतना पैसा फर्म के पास तुरंत व्यवस्था करने में व्यवस्था जो संपत्ति है उसको तुरंत, जैसे चाहे देनदार हो चाहे किसी और संपत्ति से कहीं से पैसा मिलना हो, तो वो सारा व्यवस्था तुरंत हो सके। तो इसी चीज़ को जानने के लिए इसका जो लिक्विड रेशियो की गणना की जाती है और इसीलिए इसको 1:1 आदर्श अनुपात माना गया, 1:1। उद्देश्य यह ज्ञात करना कि फर्म अपने चालू दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष में करने में समर्थ है या नहीं है। हाँ, यही चीज़ मैं अभी बोल रहा था कि ये देखता है कि 1 वर्ष के अंदर चालू दायित्वों का जितना भुगतान करना है उनका भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है, समर्थ है या नहीं है, वो 1 वर्ष की बात करता है। लेकिन ये करता है कि यह ज्ञात करना है कि फर्म अपने चालू दायित्वों का भुगतान 1 माह के अंदर या तुरंत भुगतान करने में समर्थ है या नहीं है। तरलता अनुपात कहता है कि जो चालू दायित्व है उनका जो भुगतान करना है, भुगतान करने में वो 1 महीना या तुरंत भुगतान करने में समर्थ है या नहीं है, उसके बाद तुरंत पैसे की व्यवस्था हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसी का जो ज्ञात करना है वो तरलता अनुपात के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद संपत्तियाँ, देखिए इसमें सभी चालू संपत्तियों को शामिल किया जाता है। जितनी चालू संपत्ति है उन सभी चालू संपत्तियों को हमने यहाँ दिखाते हैं, जितनी भी चालू संपत्ति है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ तरल संपत्तियों को शामिल किया जाता है, रहतिया एवं पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं करते हैं। यानी कि इसमें जो बनता है इसके लिए इसका जो बनेगा हमारा करंट एसिड माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, इस दोनों को जोड़कर इस करंट एसिड में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो मेरा लिक्विड एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, इसमें से जो भी हम करेंगे इसका जो अनुपात आएगा वो लिक्विड एसिड का आएगा, करंट एसिड। इसीलिए स्टॉक और प्रीपेड पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं करते। क्यों, स्टॉक भैया हमारा कब बिकेगा, अगर नीलाम भी करूँगा तो कब बिकेगा कोई पता नहीं है।
बिकेगा, बचेगा कि कितने समय बाद बिकेगा, इसका कोई अनुमान नहीं। जबकि पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है जो पहले ही हम एडवांस दे चुके हैं जिस खर्च का, वो खर्च का एडवांस हमारा वापस तो आएगा नहीं। अब उसको मांगने पर तो वापस आएगा नहीं, भैया अब तुम्हारा पैसा बाकी एडवांस तो तुमने खर्च दे दिया है, बाकी खर्च हम बाद में कराएंगे, इसलिए अभी पैसा वापस दे दो। क्या हो देगा? पूर्वदत्त यानी एडवांस में जो पैसा दे दिया जाता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए पूर्वदत्त व्यय को और रहतिये को दोनों को तरलता में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए अगर शामिल है तो घटा देंगे, फिर जो बचेगा वही लिक्विड एसिड हो जाएगा। विश्वसनीयता, यह अनुपात सही अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को व्यक्त नहीं करता है, अतः यह अधिक विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये अल्पकालीन भुगतान जो करना है 1 वर्ष के अंदर करेगा। अब 1 वर्ष तो बहुत लंबा समय हो गया, कब तक इंतजार, व्यक्ति 1 वर्ष तक इंतजार करेगा। अब इंतजार करने के बाद भी पता चला लास्ट टाइम में या एंड टाइम में उसको पैसे नहीं व्यवस्था हुए तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसीलिए इसको अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया। लेकिन इसको विश्वसनीय माना गया है क्योंकि ये तुरंत भुगतान करने की सक्षम स्थिति देखता है, इसीलिए इसको सही स्थिति व्यक्त करता है कि वास्तव में फर्म के पास इतना पैसा है कि तुरंत भुगतान कर सके। तो इसीलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना गया है। यहाँ पर हमने तो 1 महीने के अंदर या तुरंत भुगतान करने की स्थिति देखनी है। अगर तुरंत भुगतान या 1 महीने के अंदर, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा अपना पैसा वापस लेने के लिए, वो थोड़े दिन का इंतजार कर सकता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ठीक इंतजार कर सकता है, 1 महीना इंतजार कर सकता है। तो इसीलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये तुरंत भुगतान करने की कंडीशन बताता है कि वास्तव में फर्म तुरंत या 1 महीने के अंदर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है, इसीलिए विश्वसनीय माना। ये 1 वर्ष का, इसको 1 वर्ष चाहिए, 1 वर्ष का समय चाहिए। 1 वर्ष तक कौन इंतजार करेगा? किसी को मान लीजिए किसी को इंतजार है, नहीं है, तुरंत पैसा चाहिए, भैया मुझे अभी पैसा चाहिए, अर्जेंट चाहिए, 1 महीना 10 दिन 15 दिन में मुझे चाहिए, तो ये तुरंत व्यवस्था नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अंतर। और याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात कितना माना गया है? 2:1, और तरलता अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 माना गया है। क्लियर हो गया? और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टॉक तरल अनुपात होता है या नहीं? तरल अनुपात में स्टॉक को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता तरल अनुपात में? प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को तरल अनुपात में लिक्विड रेशियो में शामिल नहीं किया जाता है लिक्विड एसिड में। ठीक है बच्चों, 1 नंबर वाले में समझ में क्या होगा? चालू अनुपात रेशियो ये हो गया, और तरलता अनुपात तरलता अनुपात का रेशियो हो गया। ठीक है, और इनका चालू दायित्व चालू संपत्तियों के बीच में, तरल संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध प्रकट करता है। ये 1 वर्ष के अंदर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है, ये तुरंत या 1 महीने के अंदर भुगतान करने में सक्षम है नहीं है, इसकी गणना का उद्देश्य है। और इसमें सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें रहतिया और पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर जितनी चालू संपत्ति है उन चालू संपत्तियों को तरल संपत्ति मानकर कैलकुलेट किया जाता है। और ये अधिक विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसका भुगतान 1 वर्ष के लिए इसका समय जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, इसलिए 1 वर्ष तक बहुत लंबा समय होता है, इसलिए कोई भी इंतजार करेगा या नहीं करेगा, इसलिए इसको विश्वसनीय नहीं माना जाता है। ये तुरंत व्यवस्था कर रहा है या 1 महीने के अंदर व्यवस्था कर रहा है, इसलिए ये क्या है? अधिक विश्वसनीय माना गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अंतर। और 1 नंबर वाले मैंने आपको बता ही दिया, 2:1 आदर्श अनुपात है और 1:1 को इसका आदर्श अनुपात माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। 1 नंबर वाले में ये जरूर पूछेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से अर्थ हो गया इसका, हमने दोनों के बारे में अलग अलग जान लिया और इसके अंतर को भी जान लिया। ठीक है बच्चों, और याद हो गया होगा और नोट कर लीजिए, इसको पेपर में जरूर आएगा, इससे संबंधित प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न तो जरूर आएगा, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। थ्योरी में 1 नंबर वाले में भी कुल मिला के आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इसका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा, चालू अनुपात और तरल अनुपात को न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाना, किस तरीके से किया जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।